हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वैसे तो हर पर्यटन स्थल अपने आप में एक अलग खूबसूरती का स्रोत होता है, किंतु वहीं दूसरी ओर इसका एक अलग पहलू भी है। जी हाँ, हमें दिखाई पड़ने वाली वास्तविकता से कोसों दूर एक अलग ही सच की नींव होती है, जो इन काल्पनिक लुभावने दृश्यों की आधारशिला बनी होती है। ऐसी ही एक कहानी से आज हमें अवगत करवाया इन सज्जन पुरुष ने, जिनके यहाँ हम छुट्टियां मनाने हेतु ठहरे थे। तो हुआ कुछ यूं कि वैसे तो दिन की शुरुआत बेहद भागदौड़ भरी रहती है, किंतु आज इसके ठीक विपरीत आसपास के माहौल में गजब की खामोशी थी, जो मानसिक व्यथाओं के वेग को झकझोर रही थी। अब आलस्य रूपी दानव का त्याग कर हम निकलते हैं बाहर के दृश्यों के छाया चित्र को अपने अंदर समेटने का मन बनाकर। जहां एक तरफ पहाड़ों से हम घिरे हुए थे, वहीं दूसरी ओर सूर्यदेव पल पल मानो जीवन रूपी किरणों को उजागर कर रहे थे। अब पिछले दिन यात्रा काफी लंबी रही थी, जिस कारण हमारा प्यारा मोहित अभी तक सुस्ता रहा था। अब उसे परेशान करना तो अपने आप में एक अलग सुख की अनुभूति करवाता ही आता है। जल्दी से उसे भी अपना बिस्तर त्यागने पर विवश कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों निकल पड़ते हैं पहाड़ों में कुछ ऊपर की तरफ, यहाँ के मनमोहक दृश्यों का लुत्फ उठाने के लिए। अब कुछ देर बाद एक गर्म चाय का आनंद लेते हुए बेहतरीन सुबह हम यहाँ व्यतीत करते हैं। अब कुछ देर बाद ही हमें भूख का आभास भी होने लगा था, अतः अपने इसी भूख के वेग को शांत करने हेतु वापस निकल पड़ते हैं अपने होम स्टे की ओर, जहाँ प्यारे से अंकल जी ने हमारे लिए पराठे तैयार किए हुए थे। अब अनाज आदि वैसे तो हमें कुछ खास रास आता नहीं है, किंतु अन्य विकल्पों की अनुपस्थिति में हम यही ग्रहण कर लेते हैं। जिसके बाद बारी थी यहाँ के पर्यटन स्थल टिहरी झील की ओर प्रस्थान करने की, जो कि पर्यटकों से खचाखच भरी थी। अब इसी भीड़ को चीरते हुए हम नीचे निकल पड़ते हैं झील की तरफ, जहां पानी में ढेरों तरह की यात्राएं आदि करवाने की व्यवस्था यहां उपलब्ध थी। अब इनकी कुछ खास इच्छा हमारी नहीं थी, किंतु बिना टिकट आदि के यहां प्रवेश निषेध था। अतः अपने लिए एक मोटर बोट की टिकट हम ले लेते हैं, साथ ही मोहित के लिए भी ले लेते हैं और निकल जाते हैं एक छोटी सी यात्रा पर। सभी कीमतों का निर्धारण यहाँ पहले से ही किया हुआ था, जो कि कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। यहाँ भी एक आकर्षण का केंद्र था, जिसके तहत आपको एक गुब्बारे से बांधकर हवा में कुछ देर तक एक नाव के सहारे लहराया जाता है। यह हमें कुछ खास रोचक सा मालूम नहीं पड़ा। अब हमारी यात्रा थी लगभग 1 घंटे की, जिसमें नाव वाले भाई साहब हमें पूरी झील की सैर करवा लेते हैं और हम भी झील में उठने वाली ढेरों लहरों का आनंद लेते हुए 1 घंटा भर व्यतीत करते हैं। अब ये यात्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारे प्यारे मोहित का जी मचल उठता है जेट स्की के लिए। आसान शब्दों में बयान किया जाए तो पानी पर चलने वाला मोटरसाइकिल। अब इसका मन रखना भी तो अत्यंत आवश्यक रहता है, तो इसकी इसी इच्छा की पूर्ति है तो हम ये भी साथ में ही पूरा कर लेते हैं। लहरों को चीरते हुए यूं तेजी से निकलना कुछ देर के लिए ही सही, पर मन को रोमांचित तो करता ही है। अब गला हमारा सूखने लगा था, किंतु पानी के लिए हमें फिर से वापस ऊपर जाना पड़ा। अब सभी तरह की यात्राओं का हम आनंद उठा लेते हैं। जिसके बाद शाम होते होते हम आ पहुंचते हैं वापस अपने होम स्टे, जो कि बहुत ही शांत वातावरण से सुसज्जित था। अब इतना बड़ा पर्यटन स्थल बना कैसे, ये सवाल बार बार हमारे मन में उठ रहा था। अतः अपनी इसी व्याकुलता के वेग को शांत करने हेतु हम ये जानकारी हासिल करते हैं अपने होम स्टे के मालिक से, जिन्होंने हमें कुछ बातें बताई जो आप आगे यहाँ सुनेंगे। पर 2 नदी आती थी हाँ। टिहरी जिले में। एक तो भागीरथी आ रही है, एक उधर से घनसाली से बिलंगना आती थी। दोनों नदी का संगम था वहाँ पर, तो वहीं पर इन्होंने डैम बनाया है। ठीक है। तो अब ये लगा लो आप, टिहरी से घनसाली 22 किलोमीटर झील की लंबाई, और टिहरी से अगर आप उत्तरकाशी के लिए जाओगे तो 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये 2005 में जो है यहाँ झील बन गई थी। कितने गांव डूबे इसमें? यहाँ तो 22,000 गाँव डूब गए। 100 कुछ गाँव अभी जो है आंशिक रूप से हैं। अच्छा, और उसमें उनके बदले कितनी जमीन मिल रही थी? उनके बदले कोई खास नहीं मिला। जिसके पिताजी जीवित हैं उसको 2.5 बीघा मिला है, और जिसके चाहे वो 10 भाई हो कोई बात नहीं। हाँ। जिसके पिताजी ने उनको अलग अलग 2.5 बीघा मिला, लेकिन उसमें कंडीशन थी 2090 से पहले वो 18 साल का होना चाहिए। इस डैम को बनाने में हनुमंतराव की रिपोर्ट होनी थी। उसमें 18 साल वाले को परिवार मानना था, शादीशुदा वाले को परिवार मानना था। वो इन्होंने नहीं किया। एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 पुनर्वास नीति बनाई। अब टिहरी वालों को न्यूनतम भत्ता दिया इन्होंने 2.5 लाख, अधिकतम 5 लाख। जो ग्रामीण क्षेत्र में आते उनको 20,000 से 60,000। कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। अब लेकिन मजबूरी है, लोगों को जाना है, नहीं जाते हैं तो। अच्छा, कहाँ शिफ्ट हुए फिर वो? कुछ लोगों को इन्होंने ऋषिकेश में शिफ्ट किया, पशु लोग में, एमसी के बगल में, IDP के पीछे। तो वहाँ पर इन्होंने शिफ्ट किया कुछ को। वो जमीन भी आज की डेट पे अभी तक किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं हुई है, न उनको दाखिला मिला है। यहाँ से भगा दिया, वहाँ फेंक दिया, कोई वैसी जमीन कर दी, वहाँ भी नहीं दी उनको, और वहाँ रिफोजी बन गए।
किसी के साथ झगड़ा हो गया तो जमाने भी नहीं दे सकते। इस जमीन को एक हाथ में कब्जा ले लिया। बहुत फ्रॉड होता है उसमें, अब क्या करें, लेकिन देश के लिए कुछ करना पड़ता है ना। देश के लिए चलो कुर्बानी कर दो। फिर भी जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको इन्होंने कोई बिजली वाजली फ्री नहीं दी है, कुछ नहीं दिया फिर कुछ तो। नहीं दिया। यहाँ से घर छीन लिया, कुछ तो देना था। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा जमीन है हमें वापस दे दे, वो भी नहीं देना, बोले हमारी हो गई। तो हो गई तो भाई डैम बनाओ ना इसमें। यही है कि बस क्या करें, कोई नहीं। कानून तो ऐसे होते हैं, गरीबों के लिए कहाँ होता है कानून। अमिताभ बच्चन ने सही कहा है, अंधा कानून। अंधा कानून है।